गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 5, नो डाउट 27। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। अरे यार, डायग्राम बनाते तुरंत हो जाता है। x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू a, x इक्वल टू a डैश, x इक्वल टू a डैश। वर्टिकल लाइन होगी ना, ठीक है ना। x कांस्टेंट है, y चेंजिंग है। y इक्वल टू b, दिस इज y इक्वल टू b, y इक्वल टू b डैश, दिस इज y इक्वल टू b डैश। तो तुमको लगता है ना कि मुझे रेक्टेंगल के सारे वर्टिसेस मिल रहे हैं, तुमको डायगोनल चाहिए ना, a कॉमा b और इसका अपोजिट एंड ये रहा a डैश कॉमा b डैश। तो मेरे ख्याल से तुम डेफिनेटली लाइन ज्वाइनिंग दीज टू लिख सकते हो। सिमिलरली बस अब मैं छोड़ देता हूं, दिस इज a डैश कॉमा b, दिस इज a कॉमा b डैश। ठीक। एक्स, अरे मत पूछो यार 10 का मीनिंग बिल्कुल सही तो है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -4,3 से पासिंग लाइन, पोर्शन ऑफ इट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस। अरे क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। -4,3 ये कोई पॉइंट है, इसका पोर्शन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये पोर्शन P Q, तो 5:3। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसने इंटरनल एक्सटर्नल बताया ही नहीं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिक्कत हो गया, ठीक है। तो इसके आंसर एक से ज्यादा आंसर आएंगे, ठीक। कि सर 5:3 का मतलब ये है 5:3 एक्सटर्नल, और उसमें भी एक्सेस भी नहीं बताई, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये भी नहीं बताया। मतलब एक्सटर्नल रेशो को लेकर के भी दो आंसर, कि वाई एक्सेस क्लोज है या एक्स एक्सेस क्लोज है। मतलब तुम सोचना इस बात को कि अगर ऐसी लाइन होती, फील करना बात को मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर 5:3 तो ये एक्स एक्सिस क्लोज है, ये वाई एक्सिस क्लोज है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके 4 आंसर बन रहे हैं, ठीक है। कि सर 2 आंसर तो यहां से आ गए कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से 5, वाई एक्सिस से 3, या फिर एक्स से 3 और वाई से 5। फॉलो कर पा रहे हो। और फिर अभी इंटरनल डिवीजन लेकर के कि सर 2 केस तो एक्सटर्नल से और 2 केस इंटरनल से। क्या था कोऑर्डिनेट? -4,3। इसमें भी 2 केस कि सर ये 3:5 है, और अगली बार कहना कि ये 5 है, ये 3 है। तो टोटल 4 केस में प्रॉब्लम का आंसर आएगा, समझ गए। और जिसको सेक्शन फॉर्मूला लगाना आता है ना, इंटरनल एक्सटर्नल, वो ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लेगा कि सर मैं ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। और एक बार मेरे इंटरसेप्ट्स आ गए तो मैं आपको इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के आंसर कर दूंगा, ठीक। तो पीछे जो आंसर लिखा है ना, उसने कम केसेस के आंसर लिखे, उसने सिर्फ एक आंसर लिख रखा है, ठीक है। और उसमें भी हो सकता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इंटरनल को लेके भी 2 आंसर है, तो उसने सिर्फ एक ही आंसर लिखा है। चिंता मत करो, आईआईटी में बहुत क्लियर क्वेश्चंस आते हैं। तो आईआईटी में तो ये क्वेश्चन 1 और मोर में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो टेस्ट में चिंता मत करो, यही सेम सवाल दूंगा और 1 और मोर में दे दूंगा, ठीक। चलो भाई, एक्सरसाइज 5 ओवर। एक्सरसाइज 6 नहीं, अब एक्सरसाइज 6 पर आ जाओ।
पीछे के आंसर पर मत ध्यान दो, कह रहा हूं ना, उसने वन ऑफ द आंसर लिख दिया, डोंट वरी। क्वेश्चन 17 एंड 19, ओके 17 एंड 19। 17, थ्रू द पॉइंट 45 डिग्री टू स्ट्रेट लाइन, डू योर सेल्फ। ठीक, बच्चा भी कर लेगा कि सर गिवन लाइन से, जो गिवन लाइन है जिसका कि स्लोप 1 है, उससे दो लाइंस बनेगी, एक 45 मोर इंक्लाइंड और एक 45 लेस इंक्लाइंड। ठीक है, तो लोग तो ओरली कर देंगे कि सर एक स्ट्रेट लाइन तो आपकी 90 डिग्री हो गई, क्योंकि खुद जो गिवन लाइन है उसका इंक्लिनेशन 45 है, तो अगर 45 मोर इंक्लाइंड लोगे तो वो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब है x कांस्टेंट, तो 17 का एक आंसर तो x इक्वल टू 3 हो गया, और दूसरा आंसर y इक्वल टू 4 हो गया। 45 लेस इंक्लाइंड, 45 मोर इंक्लाइंड। ठीक, हाँ 17 का सेकंड पार्ट, फाइंड देयर इक्वेशन एंड फाइंड ऑल्सो द एरिया। कुछ भी पूछते हो, मतलब दिमाग लगाए बगैर आईआईटी पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। 3,4, चलो सॉल्यूशन की आदत डालता हूं तुम्हारी, थोड़ा अच्छे बच्चों के लिए फायदा होगा। एक लाइन x इक्वल टू, ये y इक्वल टू 4 लाइन, ये y इक्वल टू x इक्वल टू 3 लाइन, है ना। और जो थर्ड लाइन है वो y इक्वल टू x माइनस 2 स्ट्रेट लाइन, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो y बराबर x माइनस 2, y बराबर x माइनस 2। ये स्ट्रेट लाइन, कई लोग समझ गए कि सर ये रही वो लाइन। तो इन तीन का आपस का एरिया पूछा है, एरिया फॉर्म्ड बाय ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम। तो तुमको लगता है कि सर ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो राइट ट्राइंगल बन गया, तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो निकाल दो यार ये कोऑर्डिनेट, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 है ना, तो x को 3 डालने से कितना आ गया 3,1, और यहां पर y को 4 रख दो, 4 प्लस 2 6, 6,4। तो मुझे लगता है एरिया हो गया, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3, हाफ इंटू 9/2 आंसर। इजी है ना, सारे नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन डू ऑन योर ओन। ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट को लेकर के कंस्ट्रक्शन करो, आई एम श्योर कि तुम कर लोगे। वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, तो वो जो तुमसे पूछ रहा है डायगोनल का एंगल, तो एक बार डायगोनल के जब वर्टिसेस देखोगे तुमको अपने आप स्लोप मिल जाएगा, और फिर तुमको m1 माइनस m2 फॉर्मूला आता ही है, 1 प्लस m1 m2 अपॉन 19। line through origin inclined at 75 degree. One is 75 more inclined and one is 75 less inclined. ठीक है, कर लोगे कि सर गिवन स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिख लो, उसका इंक्लिनेशन थीटा, तो थीटा प्लस 75, थीटा माइनस 75, दीज आर द रिक्वायर्ड स्लोप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। पीछे के आंसर से टैली मत करो, मैंने तुमको दो आंसर बता दिए कि मेरे दो आंसर है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप तुम ओरली देख सकते हो, 1 प्लस √1 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो आ गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो 4 माइनस 2 √3 है ना, अपॉन 2, तो ये आ गया 2 माइनस √3। तो जो लोग समझदार हैं वो कहेंगे सर 2 माइनस √3 वैल्यू हमने देखी है 15 डिग्री, तो इसका मतलब है जो गिवन लाइन है उसका स्लोप है, इंक्लिनेशन है 15 डिग्री। तो जो तुम्हारी लाइन रिक्वायर्ड है ना,
एक हो गई 15 प्लस 75 मतलब 90, मतलब वर्टिकल लाइन। तो एक आंसर तो हो गया x इक्वल टू 0, वर्टिकल लाइन ओरिजिन से, तो x इक्वल टू 0। और एक हो गया -60 स्लोप, 15 माइनस 75 माइनस 60, तो मतलब -1/-√3 स्लोप। कुछ लोग समझ गए? तो अगले का आंसर है y इक्वल टू -√3x थ्रू ओरिजिन। एक्सरसाइज 6 डन। डन। एक्सरसाइज 7 बोलो भाई। 7 बहुत लल्लू है, जो पढ़ाया उसके आगे तो बहुत लल्लू है सब। 14 तो इसमें है ही नहीं, एक्सरसाइज 7 में 14 है ही नहीं। और एक्सरसाइज 6 तो पेज चेंज हो गया ना, वो 6 का तो पेज चेंज कर लिया ना मैंने, ठीक है। तो अब क्यों पूछोगे 6 का क्वेश्चन कि सर वो 7 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 राइट, ओके। 7 में तो तुमने कोशिश ही नहीं की ना, इसलिए तुम पूछ रहे हो। खैर चलो, ऐसे लोगों की मदद कर दो ताकि ये एग्जाम में भी ना कर पाए। P परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, है ना, तो ऐसे लोगों की मदद करना हमेशा ठीक रहता है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर a अपॉन √sec² प्लस cos-sec²। मेरे ख्याल से किसी का भी कंफर्ट लेवल सेक और कॉसेक के साथ नहीं है, तो साइन कॉस में लिख लिया, तो ये आ गया P साइन थीटा कॉस थीटा। चाहो तो 2 थीटा लिख सकते हो, मॉड लगा के रख लो, कोई दिक्कत नहीं सर, मॉड है। नाउ P डैश, मतलब जो लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाते तो मुझे पहचान में आ जाता है कि ये लोग जेन्युइन लोग नहीं है, ठीक है। इनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज टू लेस। a cos 2 थीटा मॉड अपॉन अगेन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर विच इज 1 ओनली, ठीक, मॉड, ठीक। तो बच्चा भी कर लेगा। ये P क्यों लिखा है यहाँ, ये A था, A, तो ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और क्या, P डैश और उधर 2P, कि सर 2P का स्क्वायर कर दीजिए, P डैश का स्क्वायर कर दीजिए, ये A स्क्वायर आ गया। तो करना क्या था मुझे, हाँ यही करना था, 4P स्क्वायर प्लस P डैश स्क्वायर, बढ़िया। नहीं, एक्सरसाइज 7 तक होमवर्क था, आई रिमेंबर 3 एक्सरसाइज दी थी मैंने। हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया, क्यों दिमाग लगा रहे हो। एक्सरसाइज 7 इज डन, ठीक। इतने ही होमवर्क थे जहां तक मुझे ध्यान है, 3 एक्सरसाइज थी और एक पीटी था। क्यों भाई, तुमने टेस्ट के लिए एसओटी रिवाइज नहीं करना था तुमको, है ना। लोगों ने किया एसओटी का होमवर्क क्योंकि उसके थ्रू उनका रिवीजन हो गया। बताओ एसओटी पीटी कौन सा बोला था मैंने ठीक से याद भी नहीं है। पीटी 2 था ना, 10 तक हो पाए। चलो पूछो 1 to 10। बिल्कुल दम नहीं है, चिंता मत करो, हम शीट खत्म करके अब पीटी डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो डाउट तो होने ही नहीं चाहिए। पीटी 2 क्वेश्चन नंबर 2 या पीटी 2 लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। S माइनस बी एस माइनस सी, तो ये तो तुमको इतना बुद्धू समझ रहा है, ये सोच रहा है कि जैसे कि तुमको फॉर्मूले तक नहीं आते होंगे, है ना। किसी ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, तो इसके बारे में हम लोग के मन में क्या इमेज बन गई इस बच्चे के बारे में कि सर इसको तो बताने का कोई फायदा ही नहीं है, इससे कुछ होना ही नहीं है ना। इसको ये तक नहीं पता कि S माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी अंडर रूट साइन A बाई 2 होता है, ठीक। 5 मूर्खता वाले सवाल पूछते जाओ। कॉस स्क्वायर को लिख दो साइन स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, कटता चला जाएगा यूजिंग साइन लॉ। बेचारा ए साइन बी जो है ना, वो बी साइन ए के बराबर होता है, इस बात का यूज करना, तो योर आंसर इज 0। 4th साइन ए बाई 2 साइन सी बाई 2 ए बी सी आर इन एपी, साइन 2 साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन सी। बस इसके आगे अपनी मदद खुद करो, मेरी तरफ से सॉल्यूशन हो गया।
ठीक है, 2 साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन सी। अप टू 10th क्वेश्चन, बी सी ए बी बराबर 2BC। मतलब स्मॉल ए है ना, स्मॉल ए तो हुआ ही है, सॉरी स्मॉल सी बराबर 2A। ठीक है, साइन सी बराबर 2 साइन ए 2। मुझे लगता है आई एम गोइंग टू अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपाउंड एंगल्स स्किल्स काफी अच्छे हो चुके हैं नहीं सर, यूजिंग कंपाउंड एंगल्स साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूले से योर प्रॉब्लम विल बी डन। 2 साइन सी माइनस ए बाई 2 कॉस सी प्लस ए बाई 2। मेरे ख्याल से कॉस सी प्लस ए जो होता है, हाँ वैसे नेपियर भी अच्छा सॉल्यूशन था, नो डाउट, बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रहे हो रजत। इस क्वेश्चन के लिए नेपियर इज एक्सट्रीमली गुड सॉल्यूशन, नो डाउट, बेस्ट सॉल्यूशन। इनफैक्ट मेरा सॉल्यूशन बहुत पुअर है फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन खराब सॉल्यूशन है, मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। कॉस सी प्लस ए बाई 2 विच इज साइन डी बाई 2। ठीक, अब क्योंकि कर दिया है इसलिए इस सॉल्यूशन को मैं बता देता हूं, बाकी मुझे ये सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए था, है ना। 2 साइन सी प्लस ए बाई 2 विच इज कॉस बी बाई 2 कॉस सी माइनस ए बाई 2। ठीक, बाकी जो समझदार लोग हैं उन्होंने कहा कि सर आपके एक्सप्रेशन को देख करके फीलिंग आ रही है कि गो टू दिस फॉर्मूला एंड फिनिश योर प्रॉब्लम। यार पहली बार तो मौका मिला नेपियर लगाने का, आप हमसे वो भी छीन लेना चाहते हो, तो बिल्कुल मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। दिस इज द बेस्ट आंसर, डन। बाकी चलो ठीक है सर, कंपोनेंट और डिविडेंड बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं हुई थी, सही। मैं क्या फ्लो पे चला गया यार, साइड्स दिए हैं, एंगल चाहिए, तो मैं फ्लो में चला गया कि मैंने देखा ही नहीं कि ये तो बेचारा नेपियर फॉर्मूले की सारी टर्म पड़ी हुई है एक्सप्रेशन में। ठीक, 7th क्वेश्चन क्या है, सेकंड, ABC आर इन AP देन एंगल ABC आर इन AP। तो मानते हो सर एंगल B की तो वैल्यू निकल आई। सोचो, कुछ लोग सोचो क्या बोल रहा हूं मैं। कैपिटल B इज 60 डिग्री, सही। नाउ B रेशियो C इज नोन, तो नेपियर पर फिर जाएं क्या, एक मिनट सोचने दो। B रेशियो C इज नोन है ना, तो नेपियर अच्छा सॉल्यूशन। एंगल B तो मैंने बता ही दिया। अरे हो गया ना, एक बात बताओ, जब एंगल B तुमको मालूम है, हाँ नहीं इसके लिए तो साइन लॉ 2 बेस्ट है कि सर साइन B तो पता पड़ गया, साइन 60, तो इससे आपको C एंगल मिल जाएगा। हो गया, खत्म करो इसको। ठीक, 7th क्वेश्चन के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आई नो एंगल B, तो आई नो एंगल C ऑल्सो यूजिंग दिस रिलेशन, साइन B इज टू साइन C। और एक बार C एंगल आ गया तो तुम समझदार हो कि सर अब तो A एंगल भी आ गया। ठीक, नाइन क्या करोगे जान करके, है ना। ये तो तुम प्रूव कर रहे हो कि सर मैं पढ़ता नहीं हूं, ठीक है, तो इसलिए मैं भी क्या करूंगा बता करके, जब तुम पढ़ते नहीं तो तुम्हारी मदद करके क्या करूं। ठीक, 9th क्वेश्चन पूछ रहे हो, बताओ। शीट डिस्कस हो चुकी है, कुछ लोग जानते हैं ना कि हाँ सर ये शीट हो चुकी है। 11 to 15 नो, 17 and 20 अप टू 20, 17 और 20। रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल इज इक्वल टू PQ, मतलब कैपिटल R। यार ये लोग कंफ्यूज करते हैं यार, ये PQ PR देन द एंगल P इज, तो आइसोसेल्स ट्राइंगल
पी क्यू बराबर पी आर, ये दो इक्वल है, और जो 2r है, कैपिटल आर है, वो पी क्यू के बराबर है। कुछ नेमिंग कर दो कि सर ये आर लेंथ, ये पी लेंथ, ये क्यू लेंथ। तो दिस इज आर इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो साइन लॉ से डायरेक्ट कर दें क्या कि सर साइन लॉ से 2 टाइम्स, है ना, 2 सर्कम रेडियस साइन ऑफ कैपिटल आर एंगल आर। अरे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना कि सर ये सर्कम रेडियस का आर, ये एंगल आर, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, है ना। तो सर्कम रेडियस में कुछ और यूज कर लो, चलो R1 यूज कर लेते हैं। 2R1 R1। कुछ लोग समझ गए ना कि सर ये तो खत्म हो गया, एंगल R निकल आया 5/6, एंगल R इज 5/6। कर लिया, फील कर लिया ना। और अगर एंगल R पता है तो एंगल Q भी पता है। अरे तुम लोग, कई लोग जानते हैं कि सर आप सर्कम रेडियस में जो सबसे पावरफुल फॉर्मूला है वो साइन लॉ होता है, तो आपने साइन लॉ ही लगा दिया। बस करो, अब ज्यादा नहीं बताना मुझे। 18 आई एम श्योर यू कैन डू ऑन योर ओन। ठीक है, सर्कम सर्किल टू इन सर्किल, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो बस मैं ऐसे डिक्टेट कर रहा हूं। स्मॉल आर होता है डेल्टा बाई एस, स्मॉल आर है। ठीक, इसको स्कूल की आदत से करो कि सर ऐसे सवाल को अगर स्कूल में कराया जाता 18 को, तो वो स्कूल में हमको समझाते कि देख ए को ले ले 4K, बी को ले ले 5K, सी को ले ले 6K। ठीक, तो एस भी के में आ जाएगा, और फिर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये कैपिटल आर हो गया, और स्मॉल आर डेल्टा अपॉन एस हो गया। और फिर क्योंकि सारे साइड्स आपने दे रखे हैं, तो मेरे दिमाग में हीरोन्स फॉर्मूला आएगा कि सर एरिया को तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला से निपटा दूंगा। तो सब कुछ मेरी के में आ रही है, एंड आई एम श्योर कि इससे कांस्टेंट आंसर निकल जाएगा। ठीक, 20 एरिया ऑफ सर्कम सर्किल। अरे यार, ये कितना मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया है कि सर मेरे को साइन लॉ भी नहीं आता, बी अपॉन साइन बी इज 2R, मेरे को ये तक नहीं आता। चलो डन। ठीक है, तो लास्ट क्लास कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम, कॉन्करेंसी एंड ऑल। ठीक, तो कुछ अच्छे कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। लेट्स नो द आइडिया ऑफ family of lines passing through intersection of two given lines। करेंगे करेंगे, वेडनेसडे के बाद करेंगे, ठीक है ना। टेस्ट पेपर आफ्टर वेडनेसडे। तो अच्छा, वैसे एडवांस का पेपर था ना ये जो कल पेपर हुआ था, ये किसका था मैं भूल गया यार। इतने पेपर बनाता हूं मुझे याद भी नहीं रहता। जो कल पेपर हुआ था वो किसका था, मेंस का था कि एडवांस का था? मेंस का था। तो ठीक है, एक काम करो, कल ही डिस्कस कर देंगे। ठीक, कल कल का होमवर्क अभी से ले लो। टेस्ट डिस्कशन टुमारो। ठीक, चलो कल कल ही डिस्कस करके खत्म करते हैं टॉप। ओके,
आइडिया को समझना क्या दिया हुआ है। यू आर गिवन 2 लाइन्स, तुमको 2 लाइन दिए हुए हैं। वन इज L1, उसकी इक्वेशन लेट से A1x B1y C1, एंड वन मोर लाइन इज गिवन L2। इस एक्सप्रेशन को मैं L1 बोल रहा हूं। ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1, उसको मैं L1 कॉल कर रहा हूं। एंड लेट्स से अनदर लाइन A2x, मैं सबको एक साइड लाके इक्वल टू 0 रीड कर रहा हूं। एंड फॉर कन्वीनियंस इस पूरे क्वांटिटी को L2 कॉल कर रहा हूं। इंटरेस्टेड इन लाइन थ्रू देयर इंटरसेक्शन, सही है। तो तुमको लग रहा है क्या कि लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो क्या ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस होंगे क्या? सोचो, देयर विल एग्जिस्ट इनफाइनाइट लाइंस विच विल पास थ्रू दिस पॉइंट। तो इसलिए तुमने नोटिस किया मैंने क्या लिखा है, आई आस्क्ड यू फैमिली ऑफ लाइंस। तो मुझको इक्वेशन चाहिए ऑफ ऑल द लाइंस विच विल पास थ्रू दिस। तो इसके मेरे पास 2 अच्छे मेथड्स हैं, ठीक, और वो दोनों ही काम आएंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते कि सर ये जो 2 लाइंस हैं इसका इंटरसेक्शन सॉल्व क्यों नहीं कर लेता? करो करो, सॉल्व करो। लेट अस सॉल्व दोज लाइन इन दैट इंटरसेक्शन पॉइंट। निकालो इस इंटरसेक्शन को। तो देयर विल पास थ्रू दिस पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस। मान लो मैंने इसका इंटरसेक्शन सॉल्व किया एंड आई ऑब्टेन अल्फा बीटा, कि सर ये पॉइंट अल्फा बीटा आ गया। ये तो तुम 10th क्लास की मैथ से सॉल्व कर लोगे कि सर 10th में स्कूल में सिखाया था हाउ टू सॉल्व 2 लीनियर इक्वेशंस, वो तुमने सॉल्व कर लिया। तो अब तुमको ये सारे ब्लू लाइंस के इक्वेशन चाहिए ना, बहुत इजी है। देयर इक्वेशन इज पासिंग थ्रू अल्फा बीटा हैविंग स्लोप m। ये रही इक्वेशन। एंड व्हाट इज m? कहना सर m इज एनी रियल नंबर। आप m को -∞ से इंफिनिटी तक वैल्यू देते जाओ। m इज 1, m इज -1, m इज 1/7 एंड m इज पाई। तो आपको ऑल पॉसिबल लाइंस थ्रू दिस पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगी। एग्री करते हो? समझ गए ना बात को कि यस आई कैन ऑब्टेन लाइंस यूजिंग दिस थॉट। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, कि m को वेरी करने से तुमको ऑल पॉसिबल लाइंस आ जाएंगे। बाकी कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर एक लाइन नहीं आएगी आपके इस आइडिया से, केवल एक लाइन, और वो लाइन मैं आपको अलग से बता देता हूं। दैट लाइन इज x इक्वल टू अल्फा। क्योंकि लोग जब रियल नंबर रखेंगे तो किसी को दिमाग में ये थोड़ी आएगा कि सर m टेंडिंग इंफिनिटी। अरे थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट क्या एक लाइन x इक्वल टू अल्फा लाइन भी तो होगी कि सर वर्टिकल लाइन? कोशिश करो मेरी बात को समझने की, सही है ना, कि सर एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस भी तो होगी। तो उसको मैंने अलग से करा दिया। चिंता मत करो, कुछ याद व्याद कुछ नहीं करना है। तो जो आंसर नहीं निकलता वो हम टैकल करेंगे कि सर आपके फॉर्मूले से एक आंसर छूट रहा है, तो वो मैं अलग से सोच लूंगा, ठीक। अब एक अच्छा मेथड, दूसरा अच्छा मेथड बताता हूं। दिस इज वन गुड सॉल्यूशन, राइट। ऑल्टरनेटली तुम क्या करो, यू कंसीडर ए न्यू एक्सप्रेशन like this।
इज 0। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करूं तो सबसे पहले पहचानो कि ये एक्सप्रेशन क्या है ना। लैम्डा बीइंग एनी पैरामीटर, कुछ भी जो मर्जी लैम्डा ले लो। तो सोच करके बताओ, क्या ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन होगा? सोचो, विल दिस रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन? यस, बिकॉज इट इज ए लीनियर इन एक्स एंड वाई। तुम तो जानते हो कि सर लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, लीनियर इन एक्स वाई। तो ये एक लाइन है, ठीक। अब जो फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस है, ठीक, ये जो अल्फा बीटा है, एक मोमेंट को इसको इसमें पुट करना जरा कि सर लेट्स पुट अल्फा बीटा। तो मानते हो इफ आई पुट अल्फा बीटा, तो एग्री करते हो कि सर ये 0 हो गया। कारण कि अल्फा लाइज ऑन L1 लाइन। तो तुम तो जानते हो कि सर अल्फा बीटा अगर लाई कर रहा है तो A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 0 आएगा। तो ये टर्म 0 आ गई। इसी तरह से मानते हो अल्फा बीटा पुट करने से ये भी 0 आ गया। तो क्या तुमको समझ में आया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा, चाहे लैम्डा कुछ भी हो, अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या मैंने प्रूव कर दिया कि फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन अल्फा बीटा को कंटेनिंग है। तो क्या तुमको आंसर मिल गया कि सर ये जो इक्वेशन है ये आपकी फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस ऑल्सो इज ए गुड आइडिया टू राइट फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन। अब इसमें भी कुछ लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एंड कहेंगे सर आपने जो आंसर लिखा है ना, मेरा क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट है टू ऑब्टेन यू ऑल पॉसिबल लाइंस विच पास थ्रू अल्फा बीटा। तो इस आंसर में पता है एक आंसर यहां भी छूट रहा है, और वो आंसर कौन सा है? तो जिसको अकल है, दिमाग पे जोर डालेगा, वो कहेगा सर आपके इस आंसर में ना ये आंसर छूट रहा है, इस लाइन को छोड़ के बाकी सब आ गए। A2x B2y C2, क्यों ये भी तो वन ऑफ द लाइन है। सोचो सोचो, अरे कोफिशिएंट तुम जहां लेना चाहो ले लो, ठीक है ना। अरे दो दो पैरामीटर क्यों लिखना चाहते हो कि सर यहां 2 लिखूंगा, यहां -3 लिखूंगा? तो लोग कहेंगे कि काम कर 2 से डिवाइड करा दे, -3/2 इकट्ठे एक जगह आ गया। तो चीजों को उलझाने में ज्यादा मजा आता है क्या कि सर आसानी से नहीं करना है सवाल? हाँ, एक लाइन में सवाल नहीं करना है, 0 पीछे लगाइए, 1 0, ताकि कम से कम 5 क्वेश्चन का नुकसान होना चाहिए मेरा, ठीक। लोग करके आएंगे आउट ऑफ 25 20+, मैं करके आऊंगा 2 या 3, है ना। तो समझने की कोशिश करें कि जब अच्छे आइडियाज बताए जाते हैं तो उनको ग्रैस्प करना होता है, बजाय कि अपने घटिया आइडियाज को हम कंटिन्यू करें। तो कुछ लोगों को समझ में आई बात कि सर इस आइडिया से ऑल लाइंस आर ऑब्टेन्ड एक्सेप्ट वन, उसको मैंने अलग से लिख दिया, है ना। क्योंकि कुछ लोग सोच पा रहे हैं कि सर लैम्डा को क्या वैल्यू दूं जिससे ये लाइन आ जाए। तो उसके लिए क्या मैं बोलूं कि देख इस लैम्डा को इधर ले जा और लैम्डा को कह दो टेंडिंग इंफिनिटी। नहीं तो आई थिंक आइडिया समझ में आया कि सर मैं अलग से ध्यान रख लूंगा कि एक लाइन मिस हो रही थी, दैट आई विल टेक केयर ऑफ, है ना। जैसे यहां भी तुमने नोटिस किया ना कि सर ये मिस हो रहा था, है ना, x - α 0 मिस हो रहा था, मैंने अलग से सोच लिया, ठीक।
तो आई थिंक नाउ आई एम एबल टू कवर ऑल लाइन्स थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन्स. इजी. ओके. तो लोग रटने के लिए इस तरह से रट लेते हैं, तो हम भी रट के करेंगे. लैम्डा बीइंग एनी रियल नंबर. तो आई विल नाउ directly apply the formula for line through intersection of two given lines. तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करूंगा और मैं L20 का अलग से ध्यान रख लूंगा कि कहीं L20 मेरे सवाल का आंसर ना निकल आए. ठीक. तो दैट आई विल टेक केयर ऑफ सेपरेटली. राइट. ओके. परपेंडिकुलर. करो, सॉल्व करो. करते जाओ मृदुल, बहुत इजी क्वेश्चन. आई थिंक फर्स्ट पार्ट अब तक सभी का हो चुका है, विच इज परपेंडिकुलर टू. तो कई लोग मेरे ख्याल से हो सकता है फर्स्ट मेथड से कर रहे हो कि सर हमने तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन ही निकाल दिया. कई स्मार्ट लोग ये मेथड कर रहे होंगे. तो इसका इंटरसेक्शन कितना आया था? इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया था टू लाइंस का? -2 ना, -2,0. ठीक. तो दोनों का इंटरसेक्शन -2,0 आया. आराम से सॉल्व कर लो. ठीक. हाँ. नाउ इफ यू हैव ऑब्टेन्ड, तो सर पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया. परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप है -2, इसका स्लोप है नहीं. अरे दोनों मेथड से करेंगे, पहले एक मेथड से बताने दो मुझे. तो मानते हो -2 गिवन लाइन,
तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो गया हाफ। तो पासिंग थ्रू -2, 0 हैविंग स्लोप प्लस हाफ। फर्स्ट प्रॉब्लम इज डन। अगला पार्ट, सही आयुष। तो कई लोगों को याद है कि सर -1 स्लोप की लाइन, ठीक, विच मेक नॉन जीरो इक्वल। तो कई लोग जो पढ़ते हैं उनको याद है कि सर -1 स्लोप, x+2 y-0। तीसरा, थर्ड पार्ट, इसमें तो कोई भी कह देगा कि सर इतना समय क्यों लगा रहा हूं मैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है -3, 0। एक्स इंटरसेप्ट तो जानते हो ना, जहां एक्स एक्सिस को मीट करती है लाइन। तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0, -3, 0। अच्छा ये भी, अच्छा तुम लोग इसलिए कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो दिक्कत हो गई, इन दो पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइन कौन है, y बराबर 0। योर आंसर इज y बराबर 0। ये है वो लाइन। अरे ऐसी लाइन, तो तुम इसमें मत कंफ्यूज हो कि सर इसका x इंटरसेप्ट -3 दिया है, जबकि लाइन तो थ्रू आउट एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। तो इसके x इंटरसेप्ट के आंसर ऑल रियल हो जाएंगे, लेकिन वन ऑफ द इंटरसेप्ट -3 कह सकता हूं कि नहीं? हाँ बोलो एक बार, जल्दी से हाँ बोलो। अरे बोल दिया कि नहीं बोल दिया? तो चिंता मत करो, आईआईटी इस तरह के डिफिकल्टी में तुमको नहीं फंसाएगा, लेकिन क्योंकि इसके एक्स इंटरसेप्ट के आंसर ऑल रियल हो गए, लेकिन -3 भी वन ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आईआईटी ये नहीं पूछ के, हो सकता है वाई इंटरसेप्ट कह दे कि अरे यार बेमतलब में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो चलो मैं एक्स इंटरसेप्ट की बजाय वाई इंटरसेप्ट दे देता हूं। तो इसको बेटर वर्जन कर दूं कि सर ये सवाल नहीं करके होपफुली जेईई विल प्रेफर टू गिव दिस। सही है ना, ये थोड़ा सा बेटर लुक लगेगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या कि यार -2, 0, 0, -3। इंटरसेप्ट फॉर्म से डायरेक्ट खत्म करते हैं ना कि सर x/-2 प्लस y/-3 इज 1। ये रहा आंसर। सोचो सोचो, मैंने इस प्रॉब्लम का आंसर लिखा है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट के लिए थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तुमको लगता नहीं कि एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट, तो एक काम करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएं कि सर लाइन का इसके साथ इंटरसेक्शन कराते हैं। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन y-0 mx+2, यहां तक ठीक है? समझते हैं, जतिन देखते हैं कि कैलकुलस के बगैर क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, कि सर अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री की मदद से क्वेश्चन कर सकते हैं या कि
हाई फाई कैलकुलस लगानी पड़ेगी। तो एक काम करूं, ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व का इंटरसेक्शन करवाऊं कि चलो इनका इंटरसेक्शन कराते हैं। तो तुम तो इंटरसेक्शन करना जानते हो कि सर दोनों का y इक्वेट कर दो। तो आई एम गोइंग टू पुट y दिस mx प्लस 2m इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक ठीक? क्या अब तुम कुछ बता सकते हो कि इंटरसेक्शन के थ्रू तुम क्या चाहते हो? ये एक क्वाड्रेटिक बन गई और तुमको लगता नहीं कि सर ये जो पैराबोला है, ये जो कर्व है, अरे क्वाड्रेटिक में पढ़ा है यार, अगर क्वाड्रेटिक के दो रियल आंसर हुए तो कुछ ऐसा सिचुएशन, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, तो सर लाइन तो कट कर जाएगी। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर इसके इक्वल रूट कराइए, है ना। तो गो टू क्वाड्रेटिक, फॉर लाइन टू बिकम टेंजेंट you will understand कि equation should have equal solution, तो making d 0 सही है। अब इससे आंसर आ जाएगा जो भी है, b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, तो वॉट एवर आंसर यू ऑब्टेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आंसर थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म में आ रहा है, कुछ अंडर रूट में आ रहा है। ठीक, मेरे ख्याल से मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac सही कर दिया है। सही कर दिया। कुछ कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा ना कि सर अंडर रूट में आंसर आ रहा है, m की वैल्यू, और m की वैल्यू आ गई तो योर आंसर इज ऑब्टेन्ड। अब चलो हम फैमिली ऑफ लाइंस का ऑल्टरनेट आइडिया से जो लोग करना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, तो दोज हु वांट टू डू इट यूजिंग L1 प्लस लैम्डा L2, तो एक मोमेंट लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, है ना, कि कौन सी दो लाइन की बात की थी मैंने। 3x माइनस 4y प्लस 6 ठीक। नाउ फर्स्ट पार्ट परपेंडिकुलर टू, तो तुमने किया कि सर L1 प्लस लैम्डा L2, सही। फॉर फर्स्ट पार्ट स्लोप इज हाफ, स्लोप हाफ था ना, लाइन का स्लोप -2 था, राइट, -2, तो परपेंडिकुलर का स्लोप हाफ। तुमको स्लोप का फॉर्मूला आता होगा ना। अरे m के तो दो ही आंसर हुए कदे, इंटरसेक्शन पॉइंट सिंगल हुआ ठीक है ना, तो ऐसी दो लाइन है, राइट। तो टू लाइन्स एग्जिस्ट, -2, 0 से, मतलब तुम फील नहीं कर पाए कि सर -2, 0 से पासिंग दो लाइन होंगी जो कर्व को टच करेगी, समझे। ये था कर्व, ये था पॉइंट -2, 0, तो एक आंसर नहीं है, देर आर टू आंसर्स, टू लाइन, वन लाइक दिस, वन लाइक दिस। तुमको डायग्रामेटिकली समझा दिया, अभी ठीक है। अब प्रतिम, ओहो सॉरी, तुमको लाइन का स्लोप लिखना आता है ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। हाँ ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस टाइम्स इज हाफ। खुद कर लेना, ये मेरा काम बिल्कुल नहीं है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में -1 स्लोप, कि सर यही सेम कैलकुलेशन, लाइन का स्लोप ये आ गया, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, लेकिन वो -1। तो यहां पर तुम लोग लगता नहीं कि सर हम धर्म संकट में फंस गए, यार ये क्या हो गया।
लैम्डा लैम्डा कट गया, ये क्या हो गया? तो कुछ लोग समझ गए कि सर आपने कहा था L1 प्लस लैम्डा L2 से एक लाइन कभी ऑप्टेन नहीं होगी, विच इज L2 लाइन। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यार आंसर L2 हो? तो तुमने नोटिस किया कि सर ये था आंसर, क्योंकि कई लोग जानते हैं ना कि सर बाई सॉल्विंग वी गेट इंफिनिटी, ऐसा थोड़ी होता है। कभी ऐसा होता है कि हमने इक्वेशन सॉल्व की और मेरा आंसर इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा इंफिनिटी आ गया, सही है ना? तो मूर्ख बनाने के कई तरीके हैं कि सर इसको ऐसे मत करिए, इसको ऐसे करिए, 3 प्लस लैम्डा -4 प्लस लैम्डा, फिर कहिए लैम्डा का कोफिशिएंट 0 बन गया, -7 बन गया, अब कहिए कि इंफिनिटी आ गया। ठीक है, तो ये सब कुछ मत करो। मैंने तो तुमसे साफ कहा था कि L1 प्लस लैम्डा L2 के थ्रू L2 आंसर कवर नहीं हो पाता है, उसको तुमको अपने कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि सर यहां से तो नो सॉल्यूशन आया, लेकिन मैंने L2 को चेक किया एंड आई फाउंड कि यार L2 ही तो वो लाइन है जिसका -1 स्लोप है, तो योर आंसर इज L2 ओनली। ये है सेकंड पार्ट का आंसर। कुछ लोग समझ गए? नहीं नहीं, वो मैंने सही लिखा है, वो तुमने ध्यान नहीं दिया। ये लैम्डा -4 को मैंने देखो 4 माइनस लैम्डा लिख दिया। ठीक है भौमिक, तो मैंने सही किया था, डोंट वरी। थर्ड पार्ट वाई इंटरसेप्ट वाला कर रहा हूं मैं, एक्स इंटरसेप्ट को छोड़ो यार, कि सर वाई इंटरसेप्ट -3। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसके लिए गो टू दिस इक्वेशन एंड डायरेक्टली पुट, दिमाग पे जोर दो, 0, -3 को डायरेक्टली पुट कर दीजिए, यू विल गेट लैम्डा। हो गया है तो 12 प्लस 6 लैम्डा -3 प्लस 2 गेट लैम्डा, सही। और फोर्थ पार्ट के लिए भी वही सब कुछ सेम कि सर यूज इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विथ द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या था कर्व की इक्वेशन, क्या थी? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फॉर फोर्थ पार्ट 3x -4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा, मैं अब करूंगा ही नहीं इसके आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। नाउ कलेक्ट एज ए क्वाड्रेटिक, make d 0 will obtain you lambda. Concept should be clear. ठीक, तो आइडिया तुम लोग समझ गए कि वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग L1 प्लस लैम्डा L2 ऑल्सो क्विकली। डन। ऑब्वियसली लैम्डा निकाल करके तुमसे लाइन पूछी थी भाई, लाइन तो ये था, तो जो लैम्डा आएगा उसको पुट करके ही तो लाइन का आंसर निकलेगा। फाइंड लैम्डा थोड़ी क्वेश्चन था। ओके, अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल का तुमको आइडिया देता हूं कि फिक्स्ड पॉइंट, जस्ट तुमको एक हिंट दे रहा हूं, तुमको एक फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन नोन है, ठीक है? You are given a fixed family of lines,
और फिर वो तुमसे कहेगा कि प्रूव करो। जस्ट आइडिया ले लो मैं क्या कह रहा हूं। प्रूव दैट फैमिली ऑफ लाइंस पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, ऐसा तुमको प्रूव करने को हो आएगा। ठीक है, राइट। तो अभी अभी क्वेश्चन में तुमको क्लियर हो जाएगा कि सर किस तरह के क्वेश्चन इस आइडिया पर आते हैं। तो यू आर गिवन ए फैमिली ऑफ लाइंस और तुमसे कहा गया है कि प्रूव दैट दे आर ऑल कॉन्करेंट एट ए फिक्स्ड पॉइंट, दे ऑल पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, तो व्हाट विल हैपन कि जो तुम्हारी फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन होगी ना, उसको हम मेहनत करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वंस आई एम एबल टू एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस लाइक दिस, अगर मैंने फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन को इस तरह से ला दिया जहां L1 इज ए नोन लीनियर इक्वेशन, L2 is a known linear equation and lambda any parameter, any real number, right? तो तुम समझ गए कि सर ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमेशा फॉर एवरी लैम्डा इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 से पास करेगी। तो अगर तुम L1 L2 का इंटरसेक्शन निकाल देते हो तो मानते हो दैट फिक्स्ड पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, और मेरा प्रूफ हो गया कि यस दिस इक्वेशन ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट विच इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इजी। तो अभी क्वेश्चन करके देखते हैं कि सर किस तरह के सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, है ना। जस्ट नोट डाउन करो। ओके, तो तुम समझ तो गए कि सर एबीसी कोई फिक्स नंबर थोड़ी है, क्योंकि एपी तो इनफाइनाइट होती है। 1 3 5 इज एन एपी। फिर कोई कहेगा 1 4 7 इज अनदर एपी। तो ऐसे बहुत सारे एपी हो सकते हैं। तो व्हाट आई थिंक इज कि एबीसी तीनों वेरिंग है। ठीक, तो तुम इतना तो समझ गए ना कि सर ये फैमिली ऑफ लाइंस हुआ। आई थिंक चैतन्य करेक्ट आंसर है। लेट मी चेक इट, है ना, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। हाँ ठीक है आंसर तुम्हारा। चलो, तो एबीसी आर वेरिंग। ओके, तो आई थिंक तुमको तो थॉट दिमाग में है कि सर कुछ भी करके इसको L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में ले आओ। ठीक, तो अभी तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैरामीटर है ना कि सर ए वेरी कर रहा है, बी वेरी कर रहा है, सी वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल्स कम कर रहा हूं मैं। तो चलो बी को मैंने एलिमिनेट कर दिया। तुम्हारी इक्वेशन पर मेहनत कर रहा हूं। 2ax प्लस 2c प्लस 2by। तो कुछ लोग समझ गए कि सर 2b को हटा दिया आपने यूजिंग, तो कम से कम कुछ तो खुशी हुई कि L1 प्लस लैम्डा L2 लाना है, तो एक पैरामीटर तो कम हुआ। 2x प्लस वाई इंटू ए
प्लस सी इंटू वाई प्लस 2। यहां तक ठीक। अभी भी ये तुम्हारे फॉर्मेट में नहीं है, L1 प्लस लैम्डा L2। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर मैं इसको एक सिंगल पैरामीटर में ला सकता हूं? या तो A से डिवाइड कर दो या C से, जो तुम्हारी मर्जी। तो इफ आई डिवाइड बाई A, योर इक्वेशन बिकम लाइक दिस। अब लोग समझ गए कि सर ये C बाई ए दो दो पैरामीटर क्यों लगा रखे हैं, इसको एक सिंगल नाम क्यों नहीं दे देते? तो यू विल अंडरस्टैंड कि I can express the line like this। तुम्हारी जो फैमिली ऑफ लाइन से आफ्टर डूइंग मैनिपुलेशन आई एम एबल टू एक्सप्रेस लाइक दिस। सही है? आइडिया क्लियर? तो तुम्हारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन था दैट बिकम दिस। तो मेरे ख्याल से अब तो प्रॉब्लम खत्म कि L1 प्लस लैम्डा L2। तो फॉर एवरी लैम्डा दिस इक्वेशन पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 0 एंड L2 0। तो 2x प्लस वाई 0 एंड y प्लस 2 0 का इंटरसेक्शन। तो योर आंसर इज कॉमा -2, y की वैल्यू -2 और x इज 1। दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, है ना? तुम्हारा प्रॉब्लम का आंसर 1, -2। यहां तक क्लियर? तो एक थॉट तुमको डेवलप हो गया कि कैसे हम फैमिली ऑफ लाइंस प्रूव दैट पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट को कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक, एक थोड़ा सा ओरल आइडिया बताता हूं क्योंकि मैं आगे बहुत यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं जो एग्जाम में लोग क्वेश्चन देते हैं ना, मैं बिलीव करता हूं कि तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है कि यार आपने मेहनत से पेपर बनाया तो जरूर सवाल आपने सही दिए होंगे। तो अगर आप कह रहे हो कि हाँ ये लाइन थ्रू फिक्स पॉइंट है, तो मैं मान लेता हूं कि हाँ आप सही कह रहे होगे, पक्का लाइन फिक्स पॉइंट से ही पासिंग है। ठीक, तो आपको पॉइंट में इंटरेस्ट है ना कि व्हाट इज दैट पॉइंट। तो डायरेक्ट आंसरिंग देखते हैं, कोशिश करना समझने की। यू हैव दिस रिलेशन, यू हैव टू प्रूव ये लाइन हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करेगी। ठीक, वॉट एवर एबीसी इज। तो मैं क्या करता हूं कि यार ये दोनों को ध्यान से देखा और कहा कि जरा इसको ऐसे लिखते हैं, a प्लस सी माइनस 2b। और फिर इसको देखा और इसको देखा और कहा कि अरे प्लस सी, हियर ऑल्सो प्लस सी। तो फिर ए एक्स, यहां a, तो इसका मतलब है x1 हो गया। पुट x इक्वल टू 1, बी वाई -2b, पुट y इक्वल टू -2। तो बाई ऑब्जर्वेशन मैं सीधा आंसर कर देता हूं कि सर बाई ऑब्जर्वेशन आपका सवाल का आंसर ये है। समझ गए? तो आगे संभव है कि मैं प्रॉब्लम्स में फिक्स पॉइंट तुमको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बता दूं इन सच सिचुएशन। ठीक, और जिसको कि यार ऐसे कैसे कह दिया, तो उसके लिए है ना ये मेथड। ये देखो ना, जो लोग कैलकुलेशन से करना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो डू कि सर ये है ना बढ़िया मेथड, आई कैन डू लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। आइडिया क्लियर? 5 seconds।
डू दिस। करो करो रजत, आंसर निकालना है। तुमको फिक्स पॉइंट बताना पड़ेगा, जब तुम फिक्स पॉइंट बता पाओगे तभी मैं मानूंगा। अर्कचित क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, पूरा आंसर चाहिए मुझे। सही है आयुष। ओके, लास्ट क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी था, सभी से हो गया कि सर a-3b का होल स्क्वायर -4c² इज 0, a-3b -2c, a-3b +2c। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी लिया तुमने। इफ आई कंसिडर दिस टू बी 0, तो तुम तो जानते हो, तुम समझदार लोग समझ गए कि सर वो +c लिखा है, तो -a/2 +3b/2 +c इज 0, और इसे 0 माना तो +c चाहिए ना, a/2 -3b/2 +c इज 0। तो अगर तुमने इसे ट्रू माना तो योर फिक्स पॉइंट डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन -12, 3/2। और अगर तुमने इसे ट्रू माना कि सर ये ट्रू है, तो योर फिक्स पॉइंट इज 12, -3/2। This is the answer. Your line will either pass through this fixed point or your line will pass through this point. कोई एक पॉइंट तो उस पर लाई करेगा, ये या ये। ठीक, डन। ओके, अगला।
अब इस पेज को कर लो पहले। ठीक है अक्षत, हो गया ना प्रीवियस पेज तुम्हारा। ठीक। कॉपीड है ना। ओके डन, है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। 60 सेकेंड्स मोर, चलो ट्राई करो, अच्छा है। ठीक है, अब तक मेरे ख्याल से एक रीजनेबल अटेम्प्ट कर लिया होगा। 3,0 लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रहा है एट सी। ठीक। और थ्रू 6,0। और क्वेश्चन में तुमने इतना समझ लिया है कि सर ए सी और बी डी इंटरसेक्ट एट पी। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज पी।
दिस पॉइंट इज डी। तो इतना तो तुमने फॉलो कर लिया होगा कि क्योंकि पी वैरी कर रहा है, मैं ए से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बी से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मीटिंग एट सी, मीटिंग एट डी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन चेंजिंग है। तो इसका मतलब तुम समझ चुके हो कि सर ये दोनों लाइन वैरी कर रही है। तो दोनों लाइन वैरी कर रही है, तो इसका मतलब सी और ये डी ये वैरी कर रहा है। ठीक सर, सी विल वैरी, डी विल वैरी। तो किसी भी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, तुमको देख के मन कर रहा होगा ना कि सर इंटरसेप्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई एज्यूम 0, C, आई एज्यूम 0, D। अब प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन को उठाते जाओ। ओ ओरिजिन है ना। आई थिंक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एडी मीट ओपी, ये रहा एडी। एडी मीट ओपी एट क्यू, दिस इज क्यू। अब प्रूव करना है सी क्यू पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। सी क्यू लाइन में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो तुम तो समझदार हो कि सर मुझे सी क्यू की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और उसे भी L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक, तो आई वॉन्ट टू राइट सी क्यू। लेकिन आप मानते हो सी क्यू लिखना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि तुम सोच रहोगे कि सर सी क्यू का, चलो सी तो मालूम है मुझे लेकिन क्यू नहीं मालूम है। तो क्या क्यू के लिए तुम क्या सोचते हो कि मैं ओपी और एडी का इंटरसेक्शन निकाल दूं, है ना। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर देखिए एडी लाइन तो पता है इन टर्म्स ऑफ जो भी आपने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अब तुम यहां ओपी में नहीं फंस गए कि सर ओपी, क्या मैं पहले पी निकालूं, फर्स्ट ऑब्टेन पी थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ बीडी एंड एसी। तुमको लग नहीं रहा कि सर ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता चला जा रहा है। ठीक, कि पहले ये दो लाइन की मदद से पी निकालो, पी निकल आएगा तो मैं ओपी की इक्वेशन और एडी की इक्वेशन की मदद से क्यू निकालूंगा, और फिर जब क्यू आ जाएगा तो मैं सी क्यू की इक्वेशन लिखूंगा और उसे L1 प्लस लैम्डा L2 लाके सॉल्व करूंगा। ठीक, तो डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, तुम्हारा टारगेट ओपी है ना कि सर ओपी लाइन है ना, तो एक काम करें, थोड़ा अच्छा ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो ओपी है ये बीडी और एसी के इंटरसेक्शन से पासिंग है ना। तो दैट इज यूज द आइडिया ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2। तो ओपी का इक्वेशन आई कैन राइट AC, आई थिंक दिस इज AC, है ना। OP पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ OP एंड BD, OP एंड BD। अब तुम यहां पर घबरा गए होगे कि सर तीन तीन पैरामीटर C, D, लैम्डा, है ना, लेकिन कुछ तो कम हो रहा है। डोंट यू नो कि सर वो तो ओरिजिन है, तो पुट 0 0 0 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ आई डू दैट, -1 माइनस लैम्डा इज 0, तो चलो एक पैरामीटर तो कम हुआ, लैम्डा -1। तो योर इक्वेशन ऑफ ओपी बिकम, लैम्डा को -1 यूज करने से x/3 माइनस x/6, y/c माइनस y/d। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ओपी। सही, तो मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि सर वाई फाइंड ओपी, वाई ऑब्टेन पी, नो नीड। बगैर पी निकाले ओपी की इक्वेशन आ गई। अब तुम्हारे में से कुछ समझदार लोग कहेंगे कि सर ऐसे ही आप बगैर क्यू को निकाले सीधा सी क्यू को स्ट्राइक करो डायरेक्टली, कि सर सी क्यू भी निकल आएगा। यार इसमें क्या है, सी क्यू पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ ओपी एंड एडी। अगेन यूज फैमिली ऑफ लाइंस कंसेप्ट, है ना।
तो थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ ओपी एंड एडी आई एम गोइंग टू राइट सी क्यू L1 प्लस लैम्डा L2, तो ओपी का इक्वेशन वो रहा। दिस इज ओपी प्लस, चलो कुछ नया पैरामीटर यूज कर लेते हैं, म्यू एडी समझ में आना चाहिए। आई गॉट दिस। अब तुम फिर कहोगे कि सर टू मैनी पैरामीटर्स आर देयर, है ना, बट जिनको थोड़ा दिमाग है दे विल से कि सर एक पैरामीटर कम हो जाएगा, बिकॉज आई नो कि 0,c सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना, सी क्यू है ना ये, पुट 0,c एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। तो 0,c पुट करने से देखो क्या हो रहा है, c, अरे ब्रैकेट खोलते जाओ यार, क्यों कैलकुलेशन, 1 माइनस सी बाई डी प्लस म्यू सी बाई डी माइनस 1 इज 0। तो आई थिंक म्यू कम्स आउट 1, म्यू 1 आ गया, है ना। नाउ ऑब्टेन सी क्यू, तो सी क्यू का इक्वेशन आ रहा है आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग म्यू टू बी 1, x by 6 plus x by 3 x by 2 y म्यू 1, मानते हो 1 by d कैंसिल, y by c माइनस 1, ये रहा तुम्हारा सी क्यू का इक्वेशन। तो लोग तो समझ गए कि सर ये आ तो गया, L1 प्लस लैम्डा L2, रीड इट लाइक दिस, x by 2 minus 1 plus 1 by c into y 0। तो आ गया ना तुम्हारा आंसर, L1 plus lambda L2। तो इंटरसेक्शन ऑफ L1 0 एंड L2 0, वन लाइन इज x बराबर 2 एंड वन लाइन इज y बराबर 0। तो व्हाट इज देयर इंटरसेक्शन, तो देयर इंटरसेक्शन इज 2,0 इज द फाइनल आंसर। So lines pass through fixed point 2,0। काहे तक कब तक आसान सवाल करते रहेंगे ना, लेवल तो बढ़ेगा ही नहीं। 5 seconds क्विकली। डन, ओके। तो आइडिया इज गुड, L1 प्लस लैम्डा L2 इज ए गुड अप्रोच, नो डाउट। ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा क्योंकि तुमको एक डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बेस्ड थिंकिंग याद कराना चाहता हूं एक्चुअली। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि सर पैरेललोग्राम के चारों साइड्स अगर दिए जाएं, राइट, तो सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन, ये कोऑर्डिनेट निकाल दो, ये चारों कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, यू कैन सॉल्व फॉर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड वंस आई ऑब्टेन वर्टिसेस, फिर तो डायगोनल लिखी जा सकती है, ठीक। दिस इज ए डिफिकल्ट आइडिया, मतलब लॉन्ग आइडिया है, डिफिकल्ट नहीं है तो आसान, लेकिन कैलकुलेशन है। तो थोड़ा सा तुमको फॉर्मूला बेस्ड सीधा रिजल्ट रटवाता हूं, ठीक, तुमको सीधा फॉर्मूला सिखाता हूं कि एक तरीका है जिससे तुम डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हो, ठीक। उसका प्रूफ नहीं बता के तुमको वेरीफाई करा दूंगा कि ये सही आंसर है। एक काम करो, चलो तुमको मगिंग भी साथ में सिखाता हूं कि सर कैसे रटे, इस आंसर को रटे कैसे। एसी की इक्वेशन लिखनी है,
AC। तो तुम क्या करो, ये जो AC डायगोनल है ना, इसके सेम साइड की लाइंस को मल्टीप्लाई कर दो, सेम साइड। तो दिस इज एंड दिस वन, ये AC के सेम साइड में लाई कर रहे हैं ना, तो यू मल्टीप्लाई देम। इसको नाम दे दूं L1, इसको L1 बोल रहा हूं, इसे L2 बोल रहा हूं, इस लीनियर एक्सप्रेशन को, इसे L3 बोल रहा हूं, और इसे L4 बोल रहा हूं। L1 L2 L3 L4, ठीक। तो तुम क्या करो, तुमने सेम साइड को मल्टीप्लाई किया कि सर L1 और L2 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। इसी तरह से जो बाकी के दो सेम साइड है ना, उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, दिस एंड दिस, L3 L4 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब दोनों को डिफरेंस कर दो, सब्ट्रैक्ट, ठीक, डायरेक्टली यू सब्ट्रैक्ट। तो ये जो आंसर है ये AC का आंसर होता है, ठीक। मैं वेरीफाई करा देता हूं कि ये आंसर क्यों होता है। ये आंसर कैसे आया अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा पेयर ऑफ लाइंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी मैं इस आंसर का हाउ आई गॉट दिस आंसर ये बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताऊंगा कि हां यही आंसर AC है, ठीक। तो एक मोमेंट क्या करो, जरा मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। तो क्या तुम नोटिस कर रहे हो कि सर A1 A2 एक्स स्क्वायर, तो क्या तुम नोटिस करो यहां भी A1 A2 एक्स स्क्वायर। तो क्या फील किया कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। B1 B2 वाई स्क्वायर, हियर ऑल्सो B1 B2 वाई स्क्वायर, सर वाई स्क्वायर भी कट गया, वो भी कट गया, ठीक। A1 B2 XY प्लस B1 A2 XY, हियर ऑल्सो A1 B2 XY B1 A2 XY। तो मानते हो सर XY का टर्म भी कट गया। तो ये जो एक 2 डिग्री एक्सप्रेशन बन रहा था, उस 2 डिग्री का एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, XY कैंसिल हो गया। तो क्या मानते हो ये जो इक्वेशन आई है, ये जो आपने एक्सप्रेशन मुझे बोला, ये एक लीनियर आ रहा है। दिस कंसिस्ट ऑफ x, दिस कंसिस्ट ऑफ y, दिस कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट। तो ऐसे आंसर को लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हुआ कि हाँ ये जो भी आपने मुझे आंसर सिखाया है वो है तो एक स्ट्रेट लाइन। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, ठीक। अब तुम चेक कर सकते हो ना कि हाँ इट इज कमिंग टू बी स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई का टर्म आ रहा है, एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट, फाइन। अब बात आती है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो ठीक है, बट ये AC क्यों है, वाई इट इज AC। तो एक काम करते हैं, चेक करके दिखा देते हैं। तुमको यही बात जानने में इंटरेस्ट है ना कि ये AC की इक्वेशन क्यों है। तो एक काम करो, A का कोऑर्डिनेट को पुट करो। अगर मैं A का कोऑर्डिनेट यहां पुट करता हूं तो मानते हो कि सर A जो है L1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं A को पुट करूंगा तो एग्री करते हो ये टर्म 0 बन जाएगी। इसको कुछ मन में अल्फा बीटा पढ़ो, A1 अल्फा B1 बीटा C1 इज 0। तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गया बिकॉज ऑफ L1 कि सर A ने इस टर्म को 0 बना दिया A को पुट करने से। अब मानते हो A ऑल्सो लाइज ऑन L4। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये क्वांटिटी भी 0 आ गई इफ आई पुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। क्यों? क्योंकि L4 0 बन गया, अल्फा बीटा पुट करने पर ये टर्म 0 बन गई क्योंकि A उस पर लाई कर रहा है। तो क्या इस बात को तुम एग्री करते हो कि मैंने शो कर दिया कि पॉइंट A इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। अब इसी तरह से पॉइंट C को भी चेक करा दो कि यार ये जो भी लीनियर आई है इसे C भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? C L3 पर लाई कर रहा है, C L2 पर लाई कर रहा है। तो मानते हो जब मैंने C को पुट किया कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो ये टर्म 0 हो गई क्योंकि L2 0 बन गया, C लाइज ऑन L2। ये टर्म 0 बन गई बिकॉज ऑफ L3 कि सर C L3 को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो L3 बिकम 0, हियर L2 बिकम 0। तो क्या मैंने प्रूव कर दिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ C ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन पर A लाई कर रहा है, इस लाइन पर C लाई कर रहा है, इट मींस ये ही AC है। ठीक, तो अब तुम एक बात को ध्यान रखना कि इसी आइडिया से तुम BD को समझ गए। फाइन, कि सर BD को भी रटने का यही तरीका, सेम साइड को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मतलब L1 L4 माइनस BD L2 L3। ठीक, अब इसमें जो भी उल्टे सीधे थॉट आ रहे हैं, ठीक है, मैंने प्रूफ दिखा दिया ना, प्रूफ नहीं दिखाया, मैंने वेरीफाई कर दिया कि यस योर आंसर इज करेक्ट। ठीक, अब जिसको कुछ भी उल्टे सीधे थॉट आ रहे हैं कि मैंने यार L1 L4 L3 को मल्टीप्लाई किया, मैंने L2 L4 को मल्टीप्लाई किया, मैंने घटाया, ये आंसर क्यों सही नहीं है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये स्ट्रेट लाइन है भी कि नहीं। A1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां A2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अरे तुम्हारा तो एक्स स्क्वायर ही नहीं कटा कि सर ये जो इक्वेशन आप लिख रहे हो ये तो 2 डिग्री इक्वेशन आ रही है। ठीक, तो तुमसे तो स्ट्रेट लाइन निकालने को कहा था मैंने, तुम ये मुझे 2 डिग्री कर्व क्या दे रहे हो। ठीक, तो मेरे ख्याल से मैंने कहा ना, जो भी थॉट आए उसको करना चाहिए। तो व्हेन यू अप्लाई एंड इफ यू कम टू नो कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं आया, तो गलत हो गया, रिजेक्ट कर दो। ठीक, तो बात दिमाग में गई। ठीक, अब इसमें तुमको वो बुद्धू कैसे बना सकता है, थोड़ा इक्वेशन को केयरफुल रहना कि सर जो लाइन पैरेलल है ना, उन दोनों की इक्वेशन को ध्यान से देखना, कहीं ऐसा ना हो एग्जामिनर तुमको मूर्ख बना दे, यहां x प्लस वाई प्लस 3 लिख दे और यहां लिख दे 2x प्लस 2y प्लस 7 और तुम फ्लो में मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। तो मेक श्योर कि मैं पैरेलल लाइन के कोफिशिएंट को सेम बना के रखूं, अदरवाइज तुम समझ रहे हो कारण कि सर मैंने फॉर्मूला लगाया और वो फॉर्मूला मुझे एक लीनियर इक्वेशन ही नहीं दिया, कहीं वो 2 डिग्री इक्वेशन ना दे जाए। तो ऐसा इस केस में देखो गारंटी है ना, अरे मैंने दिखाया तुमको, शो करके दिखाया कि देखो ना सारे 2 डिग्री कट गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई सब तो कट गया, तो यू आर ओनली लेफ्ट विथ लीनियर इन एक्स वाई। तो मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई कि सर हमको ध्यान रखना होता है कि जो पैरेलल लाइंस हैं उनके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई सेम हो। ठीक, देन ओनली अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो ये अच्छा आइडिया है टू ऑब्टेन डायगोनल्स डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक, हाँ मैं तुमको थोड़ा सा लेंदी मेथड भी बता सकता हूं, लेकिन दिस इज द बेस्ट। तो अगर मुझको चारों साइड्स पता है पैरेललोग्राम के, तो मैं तो डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में फॉर्मूले से कर दूंगा। ठीक, अब जो लोग थोड़ा सा लेंदी चाहते हैं वो लोग लेंदी वे में कर सकते हैं कि सर AC निकालनी है, तो AC के लिए आप एक काम करो ना, लाइन थ्रू इंटरसेक्शन का कंसेप्ट लगाओ कि AC L1 और L4 का इंटरसेक्शन से पासिंग है। सही है। अब तुम कहोगे कि सर सेम AC लाइन ये दो के इंटरसेक्शन L2 और L3, L2 प्लस म्यू L3, तो दोनों लाइन ये भी AC ये भी AC। अब तुम 10th क्लास में चले जाओ, ठीक है, तो 10th क्लास वाला मेथड तो तुम लोग जानते हो ना कि सर वो स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया था। कोइंसिडेंट लाइंस, आई एम गोइंग टू मेक 2 इक्वेशंस सेम, दोनों एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो स्कूल का मेथड कईयों को याद होगा आज भी कि सर वो x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट का रेशियो बराबर। तो अगर तीनों इक्वल हैं तो ऑब्टेन लैम्डा, ऑब्टेन म्यू, यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो इसका मतलब तुम समझ गए कि सर ये डिफिकल्ट है, गो फॉर दिस वन। चलो भाई, कल सिर्फ टेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, और अगर तुम कुछ करना चाहते हो मेरे साथ, कल ही तुमको स्ट्रेट लाइन का होमवर्क देता हूं। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।